हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम आ चुके हैं अपनी PYQ सीरीज के अगले चैप्टर के साथ। हमारा चैप्टर है बच्चा लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसके PYQ करेंगे और आप जानते हैं 10 ईयर PYQ सीरीज में ना सिर्फ हम PYQ डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ बच्चा लोग हम डिस्कस करते हैं अपने FATs। FATs क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, मतलब वो टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTA यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब FATs हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलो मॉलिक्यूलर बेसिस के पहले FAT डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस का, वो क्या है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है बच्चा लोग? हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में भी स्पेसिफिकली हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारी आ जाएगी कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड, हमारा प्रोमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी RNA किस डायरेक्शन में बनेगी, वो सब चीजें। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज मतलब RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3, और वो कौन से टाइप का RNA की सिंथेसिस करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में काम करते हैं और किस तरीके का उनका फंक्शन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है स्प्लाइसिंग, जो हमारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ कर जाएंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बच्चा लोग, वो है लैक ऑपेरॉन। अब लैक ऑपेरॉन है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन। लैक ऑपेरॉन सबसे इंपॉर्टेंट है। लैक ऑपेरॉन का फंक्शन की इंड्यूसिबल है, नेगेटिव रेगुलेशन है, ऑपरेटर क्या है, प्रमोटर क्या है, अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन फंस जाते हैं और छोड़कर नहीं जाएंगे। लैक ऑपेरॉन के बाद आ जाते हैं अगले टॉपिक। अब लैक ऑपेरॉन के बाद जो हमारा अगला प्रोबेबल टॉपिक है दैट इज DNA स्ट्रक्चर। हाँ जी, DNA स्ट्रक्चर सबसे सिंपल टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन फंस जाता है। अब DNA का स्ट्रक्चर क्या है, किसने दिया था, हमारा कौन सा मॉडल फॉलो किया जाता है, कौन सी यूनिट्स का बना है, कौन से नाइट्रोजनस बेस है, सब का सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा भी पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे जहां पे है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में जो हमारा मिजेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है उसको छोड़कर मत जाना। मिजेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने प्रूव किया था कि हमारी रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इन्होंने प्रूव किया था किसमें, ई कोलाई। क्लियर है? ये है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम अपने क्वेश्चन करने से पहले एक के बाद एक हमारे क्या है ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद उसके PYQ भी करेंगे ताकि हमारे अच्छे से टॉपिक कवर हो जाए। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। पहला अपना टॉपिक है बच्चा लोग DNA। अब DNA है क्या? DNA एक न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड है मतलब हमारा क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर है तो इसकी मोनोमर्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड देखो, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, पॉलीमर जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट का बना होता है। अब न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट है बच्चा लोग न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना है, ये बना होता है शुगर, जो कि हमारा अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ। और क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अगर बात करें शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। क्लियर है? और हमारे नाइट्रोजनस बेस, हमारे 4 नाइट्रोजनस बेस देखे जाते हैं DNA में बच्चा लोग। ठीक है, DNA की बात करें अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले एडेनिन और ग्वेनिन, जो कि क्या है हमारे प्यूरिन से। क्या बच्चा लोग, प्यूरिन। हमारी 9 मेंबर्ड रिंग देखी जाती है हमारे इसमें। क्लियर है? एडेनिन और ग्वेनिन 9 मेंबर्ड रिंग है क्या, प्यूरिन है। और बाकी क्या है, साइटोसिन और थायमिन। अब साइटोसिन और थायमिन 6 मेंबर्ड रिंग के बने हैं, है क्या, पिरामिडिन है। पिरामिडिन क्या बच्चा लोग, पिरामिडिन।
और अगर यहाँ पे ध्यान दे तो ये तो डीएनए की बात हो गई। हमारे अगर आरएनए की बात करें, आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड है, वो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, लेकिन वहां पे हमारी नाइट्रोजनस बेस थायमीन नहीं होता, क्या होता है, यूरेसिल। कहाँ पे, आरएनए में। ठीक है, बाकी तो सारे सेम होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सब में होते, डीएनए में भी, आरएनए में भी, लेकिन आरएनए में थायमीन की जगह आ जाता है यूरेसिल। इतना क्लियर। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो कि हमारे पास मोनोमर यूनिट बताया था ना, तो ये हमारी है शुगर। शुगर कौन सी है, हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर है। शुगर अटैच्ड है अपने 5th कार्बन के साथ, किससे, फॉस्फेट से। इतना क्लियर। और शुगर अपने 1st कार्बन के साथ अटैच्ड है हमारे नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो ये क्या हो गया, एक हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब ये तो हमारी एक स्ट्रैंड की बात थी। अगर बात करें पूरा तो हम देखते हैं कि डीएनए किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, डबल हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डबल हेलिक्स का मतलब है कि हमारे डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड है, और वो आपस में क्या है, ऐसे हेलिक्स की तरीके से प्रेजेंट है। अब उसको अगर ध्यान से देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर। अब जो 2 स्ट्रैंड है बच्चा लोग, वो क्या है, ऑपोजिट पोलैरिटी है। मतलब एक स्ट्रैंड का यहाँ पे 5' एंड है और खत्म हो रहा है 3' एंड पे, तो इसके ऑपोजिट 5' के ऑपोजिट क्या होगा, 3' एंड होगा, और ये किस तरीके से जाएगा, 5'। तो ऑपोजिट पोलैरिटी देखी जाती है। और यहाँ पे ध्यान दो, पेयरिंग, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर दोनों स्ट्रैंड की बात करें, वो दोनों आपस में नाइट्रोजनस बेस हमारे पेयरिंग शो करते हैं। अब वो पेयरिंग क्या होती है बच्चा, वहां से आ जाएगा। अच्छा एक बार रुक जाओ, ठीक है, वो पेयरिंग की बात करते हैं। पेयरिंग में हम क्या कहते हैं कि जो एडेनिन है वो सिर्फ और सिर्फ थायमीन के साथ पेयर करता है, वो भी किसके साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन थायमीन के साथ पेयरिंग शो करते हैं। दूसरी चीज है कि हमारा जो ग्वानिन है, ग्वानिन है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन के साथ पेयर फॉर्म में रहता है, वो भी किसके साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किसके साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है चार्गफ्स रूल। क्या आ जाता है, चार्गफ्स रूल, जो कि बहुत जरूरी है आपके पेपर के लिए। इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, मतलब अगर एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थायमीन के साथ पेयर कंडीशन में, मतलब जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थायमीन। ठीक है, और अगर ग्वानिन सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन के साथ पेयर दिखा रहा है, तो जितने ग्वानिन उतने ही हमारे साइटोसिन। समझ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने प्यूरिन होंगे, डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे, पिरिमिडीन होंगे। पिरिमिडीन, ये मतलब समझ आया, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे, पिरिमिडीन होंगे। अब यहां से हमारे पास आ जाती है रेशो। मतलब क्या कहते हैं कि प्यूरिन है A+G, है ना, Ag क्या बताया था, प्यूरिन, A+G डिवाइडेड बाय पिरिमिडीन। पिरिमिडीन है बच्चा लोग C+D। तो हमारे अगर प्यूरिन इक्वल है पिरामिडिन के, मतलब ये इक्वल अमाउंट में होंगे, और ये रेशियो क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये चीज बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन फंस जाता है। और जो बच्चे, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है कि ए इक्वल हमारे थायमीन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर कंडीशन दिखाएगा, ये प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो हमारा काम आता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम। इतना क्लियर। अब उसके बाद डायमेंशन की बात करते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो हमारे एक पिच में, मतलब अगर ये राइट हैंडेड फैशन में इस तरीके से कॉइल्ड है, तो हमारे एक टर्न में, ठीक है, मतलब हमारे एक टर्न में, या इसको कह देते हैं एक पिच में, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चा, हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे 2 बेस पेयर के बीच में, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है,
0.34 नैनोमीटर। अगर दो बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा तो 10 बेस पेयर मतलब एक टर्न में कितना डिस्टेंस होगा, इसी को कर दो इंटू 10, मतलब एक पिच का डिस्टेंस आएगा 3.4 नैनोमीटर। समझ आ गया? पहले तो ये डायमेंशन थी, उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा डायमीटर। डायमीटर मतलब हमारी दोनों स्ट्रैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 2 नैनोमीटर। ये था बच्चा हमारा डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि किसने दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक सर ने दिया था 1953। अब ये जो मॉडल है दिस वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, जो किसने दिया था, मॉरिस विल्किन ने दिया था और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, और इस मॉडल को कहते हैं डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब इसके साथ साथ ना बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज सेंट्रल डॉगमा। ये क्या है? सेंट्रल डॉगमा है, जो कि फ्रांसिस क्रिक सर ने दिया था। सेंट्रल डॉगमा और कुछ नहीं है, हमारी क्या है, किस तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है डीएनए से प्रोटीन तक। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, यहां पे देखो, अगर डीएनए अपनी ही कॉपी को बना रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बन रही है, इसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। क्लियर हो गया? इस प्रोसेस को भी आगे पढ़ेंगे। अगली प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। A formation of RNA or synthesis of RNA based on sequences of DNA, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आगे बच्चे चलते हैं हम ट्रांसलेशन पे। अगली प्रोसेस है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मतलब है mRNA से प्रोटीन बनाना। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन द सीक्वेंसेस ऑफ RNA, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब चलो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया। अब यहां से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देख लीजिए। पहली स्टेटमेंट है, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग से क्वेश्चन पूछ रखा है, और यहाँ पे बोल रखा है पॉजिटिवली चार्ज डीएनए। पर डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चा। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके पास फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया, जो कि इस रैप्ड अराउंड या वहां पे क्या कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगली स्टेटमेंट देखो, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, बिल्कुल हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, जो रैप अराउंड होता है किसके, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। और हिस्टोन ऑक्टामर में हमारे होते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रोटीन्स है जिनकी दो यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। अब हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है बच्चा, इस तरीके से रैप होता है हमारा डीएनए और एक यूनिट बनाता है, उस यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 वाज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, 2024 में हमसे पूछा, 2023 में हमसे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा। देखो फ्लो चार्ट दे रखा है सेंट्रल डॉगमा का, बहुत आसान क्वेश्चन है। डीएनए से ही डीएनए कौन सी प्रोसेस के साथ बनता है, रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, तो ये क्या है, रेप्लिकेशन है। डीएनए से आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, क्या प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, अब एमआरएनए से एक प्रोडक्ट बनता है सेंट्रल डॉगमा में, वो क्या है बच्चा लोग, प्रोटीन है। तो ये क्या है, प्रोटीन। और एमआरएनए से प्रोटीन कौन से प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो सेकंड का आंसर आ गया डी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
Which of the following statement is correct? Adenine pairs with thymine through 2 H bonds. Adenine हमारे thymine के साथ pairing show करता है, किसके साथ? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट ही तो पूछा था। आगे अगर देखो एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन विद 1 H बॉन्ड 3 H बॉन्ड डज नॉट, तो तीनों ही गलत थे। थर्ड का ए हो गया बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन फोर्थ। प्यूरीन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर पहले बात करते हैं प्यूरीन्स क्या है, प्यूरीन बच्चे एडेनिन और ग्वेनिन दोनों ही क्या होते हैं? 9 मेंबर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? एडेनिन और ग्वेनिन, जो कि डीएनए में भी और आरएनए में भी दोनों में कॉमन होते हैं। तो फोर्थ का हो गया सी। ठीक है, कितने आसान अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला चलते हैं फिफ्थ के साथ। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट। अगर हम बात करते हैं कि हिस्टोन, देखो हिस्टोन ऑक्टामर की बात की थी, उस हिस्टोन ऑक्टामर के अलावा एक और हिस्टोन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हिस्टोन H1। अब हिस्टोन H1 किस लिए प्रेजेंट होता है? स्टेबिलिटी के लिए, या किस लिए? या हमारा डीएनए जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो डीएनए कंडेंस्ड है मतलब हमारे किस तरीके से प्रेजेंट है? क्रोमेटिन की तरीके से। और क्रोमेटिन है क्या? बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखा जाता है, जिसमें हमारे इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पे ये क्या बच्चा लोग? न्यूक्लियोसोम है। क्या है ये? न्यूक्लियोसोम। समझ आ गया? अब न्यूक्लियोसोम बीड्स हैं और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर बना रहे, मतलब जो हमारा हिस्टोन या जो हमारा न्यूक्लियोसोम बन रहा है, इसका मतलब है डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में। अगर मैं बाकी ऑप्शंस देखूं ना, तो बाकी ऑप्शन देखो, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है या डीएनए या ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, दोनों ही टाइम पे हमारा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है? ओपन हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है। मतलब इस तरीके से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ऐसे अनवाइंड हो जाएगा। उस टाइम पे हमारा न्यूक्लियोसोम नहीं देखा जाता, या डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, इस टाइम पे न्यूक्लियस नहीं देखा जाता। क्लियर है? तो ये फिफ्थ का क्या हो गया? बी सही हो गया। आगे चलते सिक्स्थ पे। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड। हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था जानना कि डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। कहीं पे सिंगल स्ट्रैंडेड भी तो होता है। ठीक है, इतना जरूरी था। आगे देखो कि दे रखा है कि 17% बेसिस क्या है? साइटोसिन। और हमसे पूछा गया बाकी 3 बेसिस क्या होंगे। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे कैसे कि अगर साइटोसिन कितना है? 17%, तो इसका मतलब है जितना साइटोसिन उतना ही क्या होगा? ग्वेनिन होगा। साइटोसिन 17 है तो ग्वेनिन भी क्या होगा? 17% होगा। समझ आ गया? और साइटोसिन ग्वेनिन मिलके क्या बनाते हैं? पिरामिडिन। तो टोटल पिरामिडिन कितने हुए? 17 + 17 34%। अब ये पिरामिडिन क्या है बच्चा लोग? अच्छा सॉरी ये नहीं चलेंगे, गलत हो गया ये तो। साइटोसिन और थायमिन होते, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दो, साइटोसिन 17 है और ग्वेनिन क्या है? 17 है। मतलब हमारे जीसी तो 17 आ गया, बच क्या गए? हमारे एडेनिन और थायमिन। तो हमारे 100% में से ये 17 है और ये 17 है, तो माइनस कर देंगे 34%। और ये बच्चा क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 66%। अब ये 66 क्या है? हमारे एडेनिन है और थायमिन है। तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे? आपके थायमिन होंगे। तो 33% होंगे आपके एडेनिन और 33% होंगे आपके थायमिन। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमारे सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हमने सब पता कर लिया। अब यहाँ पे बता दो, देखो ग्वेनिन 17, एडेनिन थायमिन 33, ऑप्शन आ गया 6 का हो गया ए सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज अगले टॉपिक शुरू हो चुका है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में आपके पास 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं। जो सबसे पहले दिया था, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं।
अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में उन्होंने क्या यूज किया था, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया यूज किया था और हमारा माइस यूज किया था। क्लियर है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की 2 स्ट्रेन ली थी, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। उसके बाद आए थे एवरी सर, जिन्होंने हमारी बायोकेमिकल स्टडीज की थी और इन्होंने कंक्लूड किया था डीएनए ही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उसके बाद भी हमारे क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई और माना नहीं साइंटिस्ट ने। उसके बाद आए मार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आते हैं मार्था एंड चेज, मतलब हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, मार्था हर्शी, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट, जिसको बोला जाता है अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर जेनेटिक मटेरियल। ध्यान देना है कि इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूज किए थे। इन्होंने ई कोलाई यूज की थी, ठीक है, और उसको इन्फेक्ट कराया था किसके साथ, T4 बैक्टीरियोफाज के साथ, T4 बैक्टीरियोफाज। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे प्रोटीन और हमारे डीएनए में डिस्टिंग्विश किया था किसके साथ, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हमारे प्रोटीन को रेडियो लेबल कर दिया था, मतलब सल्फर उन्होंने यूज की थी S35, जिसकी वजह से प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फॉस्फोरस यूज की, कौन सी, 32, जिसकी वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। फिर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे प्रेजेंट है, पैलेट में या सुपरनेटेंट में। उसके बेस पे उन्होंने दिया था अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ब्रीफ में छोटा सा। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। चलो करेक्ट मैच देख लेते हैं। ये हमारे राइबोजाइम वो एंजाइम होते हैं जो एक्चुअल में होते क्या है, आरएनए। तो आरएनए है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ये तो सही है। अगर F2 का हम क्रॉस करा देते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो अगर F2 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस तो नहीं होगी, वो बच्चे क्या होगी, आपकी टेस्ट क्रॉस होगी। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते थे, वो क्या होती थी, टेस्ट क्रॉस। तो ये गलत हो गया। TH मॉर्गन सर ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये गलत हो गया। जी मेंडलसन ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ सर ने, तो ये भी आपका गलत हो गया। करेक्ट पूछा है, ऑप्शन ए सही है। 7th का हो गया ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, 8th। अब ये था फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, किसने दिया था, हार्शे एंड चेज सर ने दिया था। और इसी को कहते हैं ना हमारे अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि अब ये फाइनल प्रूफ है, इसके बाद किसी भी प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, पक्का प्रूफ है। और वो किसने दिया था, हार्शे एंड चेज। याद रखना कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किए थे, 2 केस, एक में रेडियो लेबल्ड हमारा सल्फर यूज किया था, एक में हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, 8th का ए सही है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो। अब एक हमारे पास आता है कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हमारे एनसीईआरटी में एकदम मेंशन्ड है। उन क्राइटेरिया की बात करें, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स थे या जो हमने फैक्टर्स या इस तरीके से जो हमने स्टडी की थी, उसमें हमारे वो क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। बिल्कुल सही है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, बिल्कुल। अगर डीएनए, अगर हम बात करते हैं ना कि जब सेल साइकिल होती है तो अगली जनरेशन में जाने से पहले क्या होना चाहिए कि जीनोम रेप्लिकेट कर सके। अब जीनोम मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल खुद की ही कॉपी बना सके, ये बहुत जरूरी है सेल डिवीजन के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना है पूरे लाइफ टाइम के लिए। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना है तो जेनेटिक मटेरियल को तो स्टेबल होना चाहिए था ना। अगर अनस्टेबल होगा तो बार बार म्यूटेट होता रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सी हो गया, 9th का सी। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए, ताकि फास्ट म्यूटेशन ना हो, स्लो हो, ताकि इवोल्यूशन भी हो सके।
तो ये तो सही है, 9th का सी सही हो गया। आगे चलते अगले पे, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड से क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट। आरएनए हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है कंपेयर टू डीएनए, तो आरएनए म्यूटेट करता है फास्टर रेट पे, सही स्टेटमेंट है। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम हैज शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। बिल्कुल हमारा आरएनए अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो क्या होता है कि जो वायरस जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो जल्दी हमारा म्यूटेट करते हैं और जल्दी इवॉल्व करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा 10th का हो गया बी। ठीक है, आगे चलिए 11th देख लो। विच वन, 10th का बी है ना बच्चा, ये कौन सा क्वेश्चन था, 9th 10th और 11th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। इनमें से कौन सा है जो हमारा एप्लीकेबल नहीं है आरएनए के लिए। 5 फॉस्फोराइल 3 हाइड्रोक्सिलेंट, कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एक 5' एंड होता है, 5' एंड होता है, एक 3' होता है, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, अगर यहाँ पे ध्यान दो, देखो हमारा आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है, क्योंकि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है वो बन किससे रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। अब ट्रांसक्रिप्शन में हमारी क्या यूज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यूज होती है। लेकिन सिंस हमारा आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड्स है वो आपस में पेयर्ड नहीं होंगी, मतलब जो एडेनिन थायमिन से या साइटोसिन ग्वानिन से पेयर्ड नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं देखा जाता। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस बिल्कुल देखे जाते हैं, कि हमारी 9 मेंबर रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब बीच बीच में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी सही था। 11th का हो गया आपका बी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए पेरेंट है और वो अपनी ही कॉपी बना रहा है, मतलब न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना रहा है, दिस इज रेप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज की बात करें जो कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है, 5' to 3'। और जो 5' to 3' है ये किसकी बात हो रही है, न्यू स्ट्रैंड की पोलैरिटी की बात हो रही है। ठीक है, रेप्लिकेशन से क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन में होगा क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि टेम्पलेट क्या है हमारी, डीएनए है, बिल्कुल, तो किसके बेसिस पे, डीएनए डिपेंडेंट है। और पॉलीमराइजेशन किसकी हो रही है, मतलब फॉर्मेशन किसकी हो रही है, हमारे डीएनए से डीएनए ही तो बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे देखो हमारा ये तो गलत हो गया। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है, 5' to 3' डायरेक्शन। तो हमारा क्वेश्चन आंसर कौन सा सही हो गया बच्चा लोग, 12 का सही हो गया बी। समझ आ गया, आगे चलो 13 पे। अब यहां से आपका ना क्वेश्चन आ चुका है मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक बार मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये बच्चा लोग आपका मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। अब रेप्लिकेशन होती है आपकी सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि हमारी जो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये हमारी पेरेंट स्ट्रैंड है। यहाँ पे देखो अगर हम पेरेंट स्ट्रैंड की बात करें, ये है बच्चा लोग अपनी पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं रेप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन में ये देखो हमारी दो नई डीएनए स्ट्रैंड बन रही है। अब डीएनए स्ट्रैंड में हम ध्यान दें कि एक स्ट्रैंड तो हमारी पेरेंट स्ट्रैंड ही है, लेकिन दूसरी स्ट्रैंड नहीं बन रही है, मतलब आधा डीएनए हमारा पेरेंट डीएनए ही है। तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कि मतलब आधा डीएनए हमने कंजर्व कर लिया, तो हो गया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक सर ने, लेकिन हमारा पहला जो प्रूफ था वो किसने दिया था, मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया क्या कि पहले हमारे N15 डीएनए ले लिया,
ठीक है, दोनों स्ट्रैंड N15 N15 है, इसको किया सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज करके देखा तो हमारे नीचे एक बैंड बन गया। क्लियर है। 20 मिनट बाद क्या देखा, 20 मिनट में तो एक साइकिल पूरी हो गई ना, तो मतलब हमारे अब डीएनए की 2 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। अब दो डीएनए मॉलिक्यूल में उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रैंड हमारी N15 की थी और दूसरी स्ट्रैंड क्या थी, N14 N14। मतलब हमारे हाइब्रिड डीएनए आया एक N15 की स्ट्रैंड के साथ, एक N14 की स्ट्रैंड के साथ। ये कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने किया सेंट्रीफ्यूज। इन्होंने देखा अब की बार सेंट्रीफ्यूज किया तो जो पिछले जहां पे हमारा बैंड आया था उससे थोड़ा ऊपर बैंड आया और इस तरीके से N14 N15 समझ आ गया। तो उन्होंने देखो कोई हाइब्रिड फॉर्म बनी है। अब अगले 20 मिनट के बाद, मतलब टोटल कितनी, 40 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि अब 2 स्ट्रैंड है, 2 डीएनए हैं, तो एक साइकिल के बाद कितने बन जाएंगे, 4 डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, अब 4 डीएनए में देखो हमारे पास इस तरीके से कि पहले जो हमारी N15 थी उन्होंने अपने साथ एक और N14 के साथ बना लिया, तो हमारे 2 हाइब्रिड डीएनए आए, बिल्कुल, और 2 आए हमारे लाइट। ये कैसे पता चला, जब उन्होंने किया सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या किया उन्होंने, N15 N14, एक तो बैंड वही बना जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में बना था, दूसरी एक और बैंड बना जो थोड़ा और ऊपर था और उसको क्या था, लाइट बैंड कहते हैं, क्योंकि वो किसका बना है, लाइट डीएनए, उसमें N14 डीएनए, मतलब लाइट डीएनए का। तो इस तरीके से प्रूव किया गया मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि एक जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, मतलब 20 मिनट बाद हमारे कितने हमारे 100% क्या है, हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, फिर सेकेंड जनरेशन में हमारे कितने परसेंट हाइब्रिड डीएनए, 50% है हमारा हाइब्रिड डीएनए, 50% लाइट डीएनए। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते, थर्ड जनरेशन में और आधा हो गया, 50 से क्या हो गया, 25% क्या है हमारा हाइब्रिड डीएनए। तो इस तरीके से हर एक अगली जनरेशन में 25, फिर 12.5, इस तरीके से करते चलोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे इन्होंने 10 ई कोलाई सेल्स लिए थे जिनका डीएनए था N15 डबल स्ट्रैंडेड। अब इनक्यूबेट किया, मतलब बाद में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया N14 मीडियम में। तो अब उन्होंने 60 मिनट्स के बाद देखा, 60 मिनट्स का मतलब है हमारे पास जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 की बात हो रही। क्लियर है। अब जनरेशन 1 में मैंने बताया था 100% हमारा हाइब्रिड डीएनए होगा N14 N15। अगर जनरेशन सेकंड की बात करें तो 50% होगा हमारा हाइब्रिड डीएनए N15 N14। उसके बाद देखते हैं हमारे थर्ड जनरेशन N14 N15 कितना होगा बच्चा लोग, 25%। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ओरिजिनली 10 डीएनए मॉलिक्यूल थे, ठीक है, तो 20 मिनट के बाद कितने हो जाएंगे, 20 डीएनए हो जाएंगे। फिर अगली 20 मिनट के बाद 40 डीएनए हो जाएंगे और हमारी अगली 20 मिनट मतलब थर्ड जनरेशन में हमारे पास 80 डीएनए होंगे। इतना समझ आया। तो टोटल हमारे पास 80 डीएनए। अब 80 डीएनए में कितने N14 N15 कितने, 25। तो हमसे यही क्या पूछा है, हाउ मेनी ई कोलाई सेल विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, मतलब वो डीएनए जिसमें N15 ना हो। तो पहले पता कर लो N15 कितनों में, मतलब हमारी हाइब्रिड कितनी है, हमारी 25% ऑफ 80, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, अब इसको निकाल लो, ये आ गया 4, इसका मतलब है 20 कि 20 डीएनए मॉलिक्यूल के पास क्या है, N15 वाली स्ट्रैंड है। तो 80 में से 20 के पास है, कितनों के पास नहीं है, 60 डीएनए बने हमारे लाइट डीएनए, मतलब N14 वाले डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे 60 सेल्स आपका आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे। हाइब्रिड अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर यहाँ पे आता, चलो मैं क्वेश्चन दे देती हूँ जो मेरे को आंसर चाहिए आपसे। अगर आपसे पूछा जाता 80 मिनट्स के बाद
सेम क्वेश्चन है, बस हमने कंडीशन क्या दे दी, 80 मिनट्स के बाद अगर ऑब्जर्व करते तो कितने हमारे डीएनए मॉलिक्यूल बनते जो कि हाइब्रिड थे, और कितने हमारे डीएनए लाइट डीएनए बनते कितनी सेल्स में। ठीक है, ये बता देना। ओके, 13 है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोग, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। अब इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम आगे ऐसी वीडियोस लेकर आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते 14 कि हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो था मिचेल्सन एंड स्टॉल। अब मिचेल्सन एंड स्टॉल ने क्या यूज किया था बच्चा, ई कोलाई यूज की थी। अब ई कोलाई है क्या, एक बैक्टीरिया है, तो 14 का हो गया आपके पास बी, 14 हो गया बी। आगे चलते हैं 15 पे। 15 क्या है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू एलोंगेट। अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू एलोंगेट। देखो ये हमारा बच्चा लोग रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करती है, लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरी है बच्चा लोग जो हमारी डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज कर रही है, उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड में जो डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रही है दैट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये हमारे, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू एलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 का बच्चा लोग हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते। द टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मिचेल्सन एंड स्टॉल सर ने किया था, लेकिन उन्होंने किया था ई कोलाई पे। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिकली आता है कि यूकैरियोट्स में किसने किया था, या अगर क्रोमोसोम की बात आ जाती है, मतलब यूकैरियोट की बात आ रही है, तो किसने किया था, टेलर ने किया था। कौन से हमारे प्लांट पे किया था, वीसिया फाबा। तो 16 का हो जाएगा आपके पास बी सही हो जाएगा, 16 का बी सही। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला टॉपिक आ चुका है आपका ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करते हैं तो बच्चा लोग देखो ट्रांसक्रिप्शन में अगर डीएनए की बात करें तो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में एक पार्ट ऑफ डीएनए क्या है, वो ट्रांसक्राइब कर रहा है। अब वो पार्ट कौन सा होगा, उसके लिए कुछ तो सीक्वेंसेस होनी चाहिए ना, कि इतना ही पार्ट आगे जाके ट्रांसक्राइब करे। उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारी बनी होती है 3 चीजों की, एक होता है प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जी। क्लियर है। प्रोमोटर हमारी वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा और आगे आगे प्रोसेस को शुरू करेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि प्रोसेस यहां से शुरू होनी है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज भी हमारा 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज कराता है। इसका मतलब है हमारी स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनेगी, 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगी। तो इन 2 स्ट्रैंड में से हमारा, क्योंकि हमारा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही क्या होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगी। और वो कौन सी करेगी, ये 5 to 3 किसके ऑपोजिट बनेगी, 3 to 5। तो हमारी ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसके ऑपोजिट हमारी आरएनए बनेगी। और दूसरी स्ट्रैंड को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट है, तो इन रेफरेंस टू बोला जाता है कोडिंग, तो हमारे 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, और टर्मिनेटर 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने, 3। पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1, जो किसको सिंथेसाइज करता है, मोस्टली आरएनएस को करता है, जिसमें आ जाते हैं हमारे 28S, 18S, 5.8S आरएनए।
हमारे जितने भी 8 से खत्म हो रहे हैं ना, इसलिए याद रखने लेना हमारे RNA जो कि 28S, 18S और 5.8S, हमारे ये जो 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में देखे जाते हैं, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक RNA पॉलीमरेज। दूसरा RNA पॉलीमरेज है 2, जो किसको सिंथेसाइज करता है, प्रीकर्सर ऑफ mRNA। तीसरा RNA पॉलीमरेज थी जो हमारे tRNA को सिंथेसाइज करेगा, 5S rRNA और SNRNA। इतना क्लियर हो गया। तो ये बच्चे हमारे 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज हैं जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक और प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, या इसको कहते हैं हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। उसमें होती है 3 स्टेप। पहला स्टेप है आपके पास कैपिंग। कैपिंग में क्या होगा, हमारी मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड की जाती है 5' एंड पे। ठीक है। दूसरा स्टेप है हमारे पास टेलिंग, जिसको कहते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। अब पॉलीएडिनाइलेशन में क्या किया जाता है कि हमारे बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज ऐड किए जाते हैं 3' एंड पे। ना क्लियर हो गया। अब जो हमारी ये जो प्रीकर्सर बनी है ना mRNA की, उसमें प्रेजेंट होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब इस स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब समझो कि हमारा जो mRNA बना या प्रीकर्सर बना है, उसमें 2 टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती हैं एक्सॉन्स, एक होती हैं बच्चा लोग एक्सोन्स। एक्सोन्स वो सीक्वेंसेस है जो आगे जाके प्रोटीन बनाएंगी, इसको क्या कहते हैं, एक्सोन्स एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस। और एक्सोन्स के बीच बीच में हमारे पास इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इंट्रॉन्स प्रोटीन्स नहीं बनाती हैं। इंट्रॉन्स प्रोटीन नहीं बनाती तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको रिमूव कर देना चाहिए। अब तीसरा स्टेप यही है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, उसको कहते हैं RNA स्प्लाइसिंग। RNA स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को निकाल देंगे और जो बच्चा ये एक्सॉन्स है इनको ज्वाइन करके हमारी mRNA इस तरीके से बना दी जाती है। समझ आ गया? यही से हमारे मेजोरिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 17। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions of DNA। अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें उसमें 3 चीजें आती हैं। अभी मैंने बताया था प्रोमोटर, जहां पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, स्ट्रक्चरल जीन जो आगे जाके हमारा mRNA बनाएगा, और हमारा टर्मिनेटर जहां पे हमारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो 17 का बच्चा लोग आ गया बी। क्लियर है? इजी। अगला क्वेश्चन देखो, मैच करना है हमें लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे देखो RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज किसकी सिंथेसिस करता है बच्चा लोग? RNA पॉलीमरेज 3 स्पेसिफिकली, दैट इज SNRNA और tRNA। ठीक है, ओके। आगे देखो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन कहाँ पे होगी? हमारे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस पे, लेकिन यहाँ पे एक को फैक्टर की ज़रूरत होती है, वो को फैक्टर होता है रो फैक्टर। क्लियर हो गया? अब स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स हमारे SNRNPs हेल्प करते हैं, हमारे स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्लस प्रोटीन्स। तो हमारे सी मैच हो गया 1 से। अब टाटा बॉक्स क्या है? एक टाइप की प्रोमोटर सीक्वेंसेस है। तो ये देखो ए मैच हो गया 4 से, और यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है बच्चा लोग हमारा बी। क्लियर है? आगे चलें। 1 मिनट। ए 4th हो गया, बी हमारा 3 हो गया, सी 1 हो गया, डी 2 हो गया। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलोज। अगर ये हमारे mRNA की है तो हमसे पूछा जाता है कि कोडिंग स्ट्रैंड की क्या सीक्वेंस होगी। तो जो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड की होती है बच्चा, सेम हमारी बन जाती है mRNA, इसलिए तो उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया था,
क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट के साथ, तो दोनों की सीक्वेंस सेम होती है, एक्सेप्ट हमारे यू की जगह क्या होता है टी। तो ए, और डीएनए में तो टी होगा CGAT। अब यहाँ पे देखो 5 से शुरू कर लो, 5-AT, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। तो 20th का हो चुका है आपके पास डी। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं 21। Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein? इनमें से कौन सा RNA हमारे प्रोटीन के लिए नहीं चाहिए? tRNA चाहिए, mRNA चाहिए, rRNA चाहिए? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, siRNA नहीं चाहिए होता। अगले पे चलते हैं 22 के साथ। अपना 22 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3? अब RNA पॉलीमरेज कौन सा rRNA बनाता है? बहुत आसान है, rRNA हमारा कौन सा बनाता है? देखो ये बनाते हैं RNA पॉलीमरेज 1, मतलब हमारे rRNAs कौन बनाएगा? RNA पॉलीमरेज 1 बनाएगा। 28S, 18S और 5.8S, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 2 की बात करें, वो बनाता है हमारा प्रीकर्सर ऑफ mRNA। RNA पॉलीमरेज 3 बनाता बच्चा tRNA, 5 rRNA और snRNA। तो 22 का हो गया बच्चा लोग सी सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। अब में बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। नहीं, स्प्लिट जीन हमारा देखा जाता है यूकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन है तभी तो स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो गलत हो गया। इन कैपिंग मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 3' ये भी गलत है। कैपिंग होती है, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है, लेकिन कौन से एंड पे? 5' एंड पे। गलत है। RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. RNA polymerase Rho factor के साथ कंबाइन करता है और प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। 23 का सही ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। इनिशिएशन के लिए तो सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर चाहिए। आगे देखो, कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन mRNA। अब ध्यान दो, तो कोडिंग स्ट्रैंड को कॉपी नहीं किया जाता, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट बनाई जाती है। तो ये बच्चे हो गई गलत। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24th पे। नेम द एंजाइम फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो DNA डबल हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको अनवाइंड करना जरूरी है। अब अनवाइंड को देखते ही DNA हेलिकेज की तरफ मत चले जाना, वो हमारे रेप्लिकेशन में जरूरत थी। हमारे अनवाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स इन ट्रांसक्रिप्शन कौन कर देता है? DNA पॉलीमरेज कर देता है। तो 24 का डी आ जाएगा, जिसके पास पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी तो है ही, पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी तो है ही, हेलिकेज एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है, मतलब वो अनवाइंड भी करा सकता है, ठीक है। 24 का डी सही है। अगला है अपने पास 25 क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ DNA। हमारी mRNA की सीक्वेंस बतानी है, ये हमारे पास DNA गिवन। यहाँ पे ध्यान दो, आपका आसान कर दिया है काम। टेम्पलेट स्ट्रैंड बता दिए, कोडिंग स्ट्रैंड बता दिए। इजी तरीका क्या है कि कोडिंग स्ट्रैंड को यूं का यूं mRNA में बना दो। जो सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड की सेम क्या है mRNA की है। फर्क क्या है कि mRNA पे T की जगह क्या होगा? U होगा। अब यहाँ पे शुरू करो, 5' से UACG UACG, तो 5' यहाँ पे क्या हो जाएगा? UAC, तो ऑप्शन 25 का आ जाएगा बी। सबसे इजी तरीका था, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड का यूं mRNA बना देना है, टी को रिप्लेस कर देना है यू के साथ। आगे चलते हैं 26 पे। ध्यान दो कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन RNA पॉलीमरेज के टाइप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, RNA पॉलीमरेज बनाता है rRNA, 1 मैच हो गया सेकेंड के साथ। RNA पॉलीमरेज 2 बनाता है hnRNA, RNA पॉलीमरेज 3 बनाता है tRNA। ऑप्शन सी सही है, 26 का सी सही है। ओके ओके।
आगे चलते हैं 27 के साथ। 27 हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन द टर्म लिंकेज। अब लिंकेज किसने कॉइन किया था? हमारे मॉर्गन सर ने, और फ्रैंकलिन स्टॉल सर ने तो हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिया था, तो ये हो गया गलत। पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। पुनेट स्क्वायर हमारे किसने डेवलप किया था? ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, तो ये बिल्कुल ही बच्चा आपका सही है। कौन से? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट पुनेट है। कौन वो? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी, करेक्ट ही पूछी थी। आगे देखो स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम्स हमारे वो स्ट्रक्चर है जो स्प्लाइसिंग के टाइम पे बनते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन तो हमारी आरएनए से हमारे प्रोटीन बना रहा है, तो गलत हो गया। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस ऑल्टमैन। ट्रांसडक्शन एस ऑल्टमैन ने दिया था? नहीं। तो हमारे 27 का हो चुका है बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 28 पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है, इज अ सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड ऑफ mRNA। कितना आसान काम है, आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे रखी है, आपको यूं की यूं क्या बना देनी है? mRNA की बना देनी है। क्या करोगे? टी को यू से रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? AGGUAUAC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी अबंडेंट इन एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो वहां पे देखो हमें हमारी प्रोटीन सिंथेसिस बहुत होती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? हमारा rRNA जरूरी है, जो खुद क्या है? एक कंपोनेंट है हमारे राइबोसोम का, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। और उसमें भी हमारे बहुत सारे टाइप के rRNAs प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे अबंडेंट कौन है, हमारा rRNA है, 29 का आ जाएगा डी। आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा लार्जेस्ट RNA कौन सा होता है, तो वो होता है mRNA, और स्मॉलेस्ट होता है tRNA, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, 30th क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन है स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। अब स्प्लाइसियोसोम्स मतलब कहाँ बनते हैं? जहां पे स्प्लाइसिंग होती है। कहाँ बनते हैं? जहां पे स्प्लाइसिंग हो रही है। अब जहां पे स्प्लाइसिंग हो रही है वहां पे स्प्लाइसियोसोम होंगे, और स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग कहाँ होती है? हमारे यूकैरियोट्स में होती है ना, वहीं पे हमारे क्या प्रेजेंट है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रेजेंट है, मतलब इंट्रॉन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट है, तो वहीं पे स्प्लाइसिंग होगी। तो हमारी प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में स्प्लाइसिंग होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होती। तो 30 का हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 31 पे। द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन है क्या? जो हमारा एक्सप्रेस करके क्या करे? प्रोटीन बनाए, ठीक है। और हमारे सिस्ट्रॉन भी क्या है? जीन, हमारे डीएनए का वो कंपोनेंट जो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो हमारे 31 का हो जाएगा बी। 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो हमारे ट्रांसक्रिप्शन से कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और हमारे यही डिफरेंट टाइप के आरएनए से यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ रखे। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग rRNAs एक्ट एज स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज राइबोजाइम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा RNA है जो स्ट्रक्चरल RNA की तरीके से भी प्रेजेंट होता है और राइबोजाइम की तरीके से भी। और ये बच्चा होता है हमारा 23SR RNA, जो बाद में क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो 32 का क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा सी। 23SR RNA पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और ये कौन सा एंजाइम का पार्ट होता है? पेप्टिडाइल। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। 32 का सी सही है। आगे चलते 33 पे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब हमारे ट्रांसक्रिप्शन वाले की बात हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम आता है, कैटेलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
सिर्फ एक स्ट्रैंड पे हमारे कैटेलाइज करा रहा है, और कौन से स्ट्रैंड पे कराएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, मतलब वो डीएनए डिपेंडेंट, तो वो टेम्पलेट किसको ले रहा है, हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड को, जिसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। 33 का हो गया बच्चा लोग, ए सही। क्लियर है? अगले टॉपिक पे चलते हैं, जेनेटिक कोड। आपको पता है जो जेनेटिक कोडोन है वो हमारे ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। हमारा स्टार्ट कोडोन होता है AUG, हमारा स्टॉप कोडोन होता है UAA, UAG और UG। आप जानते हैं हमारे डीजेनरेट होते हैं, मतलब एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। हमारे नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे। अगर हम बात कर ले डीएनए की, तो डीएनए के दो कंसेक्यूटिव बेस के बीच में हमारा ये डिस्टेंस प्रेजेंट है 0.34। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पूरे हेलिक्स में कितने प्रेजेंट है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो हमारा टोटल डीएनए कितने का हो जाएगा, अप्रोक्स 2.2 मीटर्स का डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला 34 का ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA। कि अगर यहाँ पे ऐसा कौन सा चेंज करें कि हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज ना, मतलब क्या है कि अगर हम डीएनए की बात करें ना, अगर हम बात करें जेनेटिक कोडोन को, ट्रिपलेट की फॉर्म में पढ़े जाते हैं, AAC, फिर AGC कोडोन आ जाएगा, फिर GGU और फिर आ जाएगा GCU। तो हमारे कोडोन देखो ये प्रेजेंट है ना AAC इस तरीके से। अगर यहाँ पे मैं कोई एक इंसर्ट कर दूं, मतलब AAC यहाँ पे, रुको, UAGC इस तरीके से मैं इसमें इंसर्ट कर देती हूँ U को। तो अगर एक इंसर्शन किया या कोई एक डिलीशन करती हूँ तो चेंज किस तरीके से देखते हैं कि अगला कोडोन क्या बनेंगे, AAC UAG बनेगा या फिर आगे CGG। इसका मतलब है पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया अगर मैं एक या दो का इंसर्शन करूं या डिलीशन करूं। इस चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं, इस रीडिंग फ्रेम को कैसे रोक सकते हैं कि अगर मेरे को इंसर्शन या डिलीशन ही करना है तो चेंज या रीडिंग फ्रेम चेंज तब रुकेगा, उसका चेंज तभी रुकेगा जब मल्टीपल ऑफ 3 में इंसर्ट करूं। कि अगर मैंने 3 ऐड किए, AAC में मैंने ऐड कर दिया UAC, ठीक है, अब बाकी के हमारे सेम है AGC और GGU इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि सिर्फ एक एमिनो एसिड एक्स्ट्रा आएगा, बाकी के एमिनो एसिड आएंगे सेम जो पहले आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, या तो इंसर्शन या डिलीशन हो हमारे मल्टीपल ऑफ 3 में, तो क्या होता है रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे इंसर्शन कह रहे हैं एक पोजीशन पे 5th पे होगा रीडिंग फ्रेम चेंज, जी इस पे भी चेंज होगा। इंसर्शन हो 2 न्यूक्लियोटाइड का 4 और 5th पोजीशन पे तो भी चेंज होगा। कब चेंज नहीं होगा, तब इंसर्शन या डिलीशन करें हम 3 पोजीशन पे कंसेक्यूटिव, तो 7, 8, 9 एक साथ हमने 3 न्यूक्लियोटाइड डाले तो हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। 35 का हो गया ए सही। अब चलते हैं 36 पे। Which of the following feature of genetic code allows bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? देखो ये जो हमारा फीचर है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल, कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। इसका मतलब है कि हमारे जो बैक्टीरिया में जो जीन इंसुलिन बना रहा है, मतलब जो कोडोन जिस एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है वो कोडोन हमारे अंदर भी सेम एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। इसका मतलब सेम जीन, अगर ए जीन है वो बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाएगा, इसका मतलब है वही ए जीन की सीक्वेंस हमारे अंदर भी इंसुलिन बनाएंगी, क्योंकि हमारे जो जेनेटिक कोड हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो 36 का हो गया डी, 36 का डी सही हो गया। आगे चलते हैं 37 पे। If there are 999 bases in a RNA that code for a protein with 333 amino acid,
ठीक है। अगर बेस एट 901 इज डिलीटेड सच दैट द लेंथ ऑफ RNA बिकम्स 998, हाउ मेनी कोडोन्स विल बी ऑल्टर्ड। अगर हम बात करें कि इस तरीके से कि 999 बेसिस है, जो कितने अमीनो एसिड बना रहे हैं, 330 अमीनो एसिड। यहाँ पे किसका बेस डिलीशन हुआ है, 901 का। इसका मतलब है जो 900 बेसिस हैं वो बिल्कुल सही है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब 900 में से हमारे कितने, 300 तो हमारे अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि 901 हमारा बेस चेंज हो गया, जिसकी वजह से, या मैं कहूँ क्या कह रहे, डिलीट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे की जो सारी रीडिंग फ्रेम है वो ऑल्टर कर जाएगी। मतलब जो 33 हमारे अमीनो एसिड बन रहे थे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 37 का बी। समझ आ गया। आगे चलते हैं 38th क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडन। इनमें से स्टार्ट कोडन कौन सा होता है, AUG। मतलब हमारी रीडिंग फ्रेम कहाँ से शुरू होती है, AUG के साथ शुरू होती है, जो किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। 38 का सी सही है। अगले हमारा प्रोसेस आ चुका है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है हमारे RNA से प्रोटीन बनना, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन चल कौन सा रहा है, 39 चल रहा है बच्चा लोग। The process of translation of mRNA to proteins begins as soon as, कि हमारी ट्रांसलेशन कब शुरू होती है। NCERT की लाइन है कि जैसे ही हमारे स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, मतलब अगर बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे ही 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर करती है mRNA तो हमारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। 39 का हो जाएगा बी। उसके बाद आती है हमारी लार्ज सब यूनिट। ठीक है, फिर mRNA rRNA कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद आता है tRNA। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 40th पे। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, जो ट्रांसलेशन का पहला फेज है, तो एक तो है बच्चा इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। उससे भी पहले होता क्या है कि हमें क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए ना। एमिनो एसिड कौन लेके आएगा, हमारा tRNA। तो इसी प्रोसेस को, मतलब tRNA से एमिनो एसिड को अटैच कराने को, इसी प्रोसेस को कहते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। 40 का सी सही है। अगला क्वेश्चन है 41। मैनी राइबोसोम एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज। और देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछ रखा है। इसका मतलब है कि हमारी ये mRNA 5' to 3' और एक साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी RNA क्या हो, फ्री ना हो। अब इस प्रोसेस में होगा क्या कि हमारी mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे और ये सारे राइबोसोम साइमल्टेनियसली सेम पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। अब जिसकी वजह से एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड है, मेनी राइबोसोम्स। और इसके लिए टर्म आ जाती है बच्चा पोलीराइबोसोम। क्या आ जाती है, पोलीराइबोसोम। और इसी पोलीराइबोसोम को क्या कहते हैं, पोलीसोम कहते हैं। तो 41 का क्या हो गया, ए सही हो गया। चलो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जहां पे लैक ऑपेरॉन इंपॉर्टेंट है। चलो पहले लैक ऑपेरॉन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, लैक ऑपेरॉन किसने दिया था, हमारे फ्रांसिस जैकब और मोनोद सर ने, जहां पे उन्होंने बताया था कि हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स का कॉमन प्रमोटर होता है और उसको बोला जाता है ऑपेरॉन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे बैक्टीरिया में ऑपेरॉन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो बेसिस क्या है, ये हमारा जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स है जिनके पास कॉमन प्रमोटर है। अब यहाँ पे एक आई जीन एग्जिस्ट करता है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आई जीन बनाएगा रिप्रेसर mRNA, जिससे बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन हमारे प्रोसेस को रिप्रेस करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है। कैसे कि वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से।
अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा जिसकी वजह से हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमारी आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर इस ट्रांसक्रिप्शन को हमें इंड्यूस करना है, तो मतलब हमारा इंड्यूसिबल सिस्टम है, इंड्यूस करना है हमारे इंड्यूसर की हेल्प से। इंड्यूसर कौन है? हमारे लैक्टोज या एलोलैक्टोज। देखिए कैसे कि इंड्यूसर बाइंड कर जाता है रिप्रेसर से। अगर रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा वो इनएक्टिव रिप्रेसर बना देगा। अब इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पा, इनएक्टिव हो गया। अगर वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो मतलब प्रोमोटर पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, और अगर वो बाइंड कर गया तो आगे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से Z जीन बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाएगा परमेज और A बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज। तो यही है बच्चा पूरे लैक ऑपेरॉन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो 2024 में पूछा गया है कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय एक्शन ऑफ, कि ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, सेल के अंदर कैसे जाएगी? बाय द एंजाइम परमेज, जो किससे बनता है? हमारे Y जीन से बनता है। तो हमारा 42 का बच्चा हो गया A। ठीक है, अगले पे चलते हैं 43 पे। मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था, R स्ट्रेन S स्ट्रेन यूज किया था। ठीक है, जैकब मोनोथ सर ने हमें लैक ऑपेरॉन का सिस्टम समझाया था, वो भी ठीक है। हरगोबिन सर प्रूव्ड जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर, ये भी सही है। मिजेल्सन स्टॉल ने हमें प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो A 3rd से, B 4th से, C 1 से, 43 का आ गया D। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो इन ई कोलाई आई जीन गेट्स म्यूटेट, कि आई जीन म्यूटेट कर गया। अब उसका जो प्रोडक्ट है वो इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर सकता, मतलब जो रिप्रेसर था, ठीक है, अब रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड करता था, जिसकी वजह से हमारा रिप्रेसर क्या हो जाता था? इनएक्टिव हो जाता था। मतलब इनएक्टिव रिप्रेसर हमारा ऑपरेटर से अब बाइंड नहीं कर पाता था। लेकिन अगर हमारा आई जीन म्यूटेट हो गया कि वो रिप्रेसर हमारे इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर पा रहा, मतलब हमारी जो ये बाइंडिंग है अब ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर बाइंडिंग नहीं हो पाई तो रिप्रेसर इनएक्टिव नहीं होगा। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव नहीं हुआ तो अब तो वो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा ना, अब वो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा, और अगर वो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हमारी रुक जाएगी, और ZYA जीन्स ना तो ट्रांसक्राइब होंगे ना ट्रांसलेट होंगे। तो हमारा 43 का आ गया बच्चा, लो 44 का आ गया D। क्लियर है, आगे चलते 45 पे। मैच करना है जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन। आई जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर बनाता है। Z जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। A बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज और Y बनाता है परमिएज। तो यहाँ पे A किससे मैच हो गया? 3rd से, B मैच हो गया 1st से, C मैच हो गया 4th से और D 2nd से। 45 का हो चुका है बच्चा D से। क्लियर है, चलते हैं 46 पे। 46 में हमें करेक्ट मैच बताना है। एलेक्स जेफरी सर ने स्ट्रेप्टोकोकस पे काम किया? नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस पे काम किया था ग्रिफिथ ने। गलत। हार्शे एंड मार्था चेज TMV? नहीं, बैक्टीरियोफाज पे काम किया था जो इन्फेक्ट कर रहा था हमारी ई कोलाई को। ये गलत है बिल्कुल। मिजेल्सन एंड स्टॉलसन ने पाइसम स्टाइवन पे काम किया था? नहीं, उन्होंने तो ई कोलाई पे काम किया था, पाइसम स्टाइवन पे मेंडल सर ने काम किया था। लेकिन फ्रांसिस एंड जैकब सर ने लैक ऑपेरॉन दिया था, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, 46 का डी। अब चलते हैं अगले पे 47 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ऑपेरॉन, ये सारे पार्ट है ऑपेरॉन के एक्सेप्ट। अब ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, बिल्कुल। उन स्ट्रक्चरल जीन्स का सिंगल होता है प्रमोटर, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑपरेटर भी होता है जहां पे आके रिप्रेसर बाइंड करेगा, तो ये भी पार्ट होता है, हमारा आंसर नहीं होता। 47 का सी सही है। आगे चलते 48 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर। हमारे लैक्टोपेरोन में इंड्यूसर का काम कौन करता है? हमारी लैक्टोज। तो 48 का क्या हो गया? ए सही हो गया। ठीक है, 47, 48। आगे चलते हैं 49 पे। Gene regulation governing lactose operand of E. coli involves that lac-I gene product is। अगर हम बात करें जो lac-I gene का प्रोडक्ट है वो है क्या? हमारा नेगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि रिप्रेसर आके हमारी प्रोसेस को रिप्रेस कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, और इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल क्यों? क्योंकि इंड्यूसर के आने पर हमारी प्रोसेस इंड्यूस हो जा रही है, हमारी प्रोसेस शुरू हो जा रही है। तो हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन पे। तो हमारा 49 का हो गया बच्चा डी। क्लियर है? चलते हैं अगले टॉपिक पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या है? अब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स उनको बोला गया था, तो हमारे बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट है, तो जो हमारे डीएनए एक्सप्रेस कर रहे हैं एज आरएनए प्रोटीन्स, हम सिर्फ उन्हीं को क्या करें? हमारे सीक्वेंसिंग करें। तो इस प्रोसेस को, इस स्ट्रेटेजी को बोला गया था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जिसमें हम किसकी बात करते थे? जो जीन्स है वो एक्सप्रेस करते, ठीक है, उनको सीक्वेंस करते थे। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चा लोग? बी सही हो गया। आगे चलते हैं 51 पे। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा जीनोम, मतलब जो पूरा हैप्लॉइड कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल, उसको कहते हैं जीनोम। अब जीनोम में हमारे अगर कंडेंस्ड फॉर्म की बात करें, हमारे प्रेजेंट होते क्रोमोसोम। जैसे हमारे जीनोम में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट, जीनोम हैप्लॉइड सेट को कहते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो आगे। अब क्रोमोसोम में बच्चे हमारे प्रेजेंट होते हैं जीन, और जीन बने हैं हमारे किससे? हमारे जीन क्या है? हमारे बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस, मतलब डीएनए बेस पेयर से बने, और बेस पेयर हमारे जो न्यूक्लिक एसिड बना है वो बना है न्यूक्लियोटाइड से। तो ऑप्शन 51 का हो गया ए। आगे हमारे पास है अगला 52। डीएनए, सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। अब जो सैटेलाइट डीएनए है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सैटेलाइट डीएनए को हम यूज करते हैं हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्यों? क्योंकि जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है, जो रिपीटेटिव डीएनए है, वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि अगर सैटेलाइट डीएनए के कॉपी नंबर की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट हमारे कॉपी नंबर रिप्रेजेंट करे। किसी में 100 है, किसी में 1000 है, किसी में 2000 है। तो हमारी क्या है? डिफरेंट फॉर्म दिखा रहा है, मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसी डिफरेंट कॉपी नंबर को हम मेजर कर लेते हैं और हम अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहचान लेते हैं कौन सा डीएनए किसका है। तो हमारी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। 52 का हो गया डी। अगला हमारे अपना टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो है 53। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions। हम कुछ specific regions में जो हमारे differences हैं उनको हम identify करते हैं, और वो क्या है बच्चे? हमारे satellite DNA है। तो satellite DNA, या फिर मैं कहूँ सैटेलाइट डीएनए। लेकिन सैटेलाइट डीएनए क्या है? रिपीटेटिव डीएनए। तो यहाँ पे बच्चे हमारे बी और सी दोनों ही सही हो सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं 54 पे। Which of the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting? यहाँ पे कौन सी है हमारी जो रिक्वायर्ड नहीं? ठीक है, अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब डीएनए को डिफरेंट पार्ट्स में कट करना है तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए डीएनए को कट करने के लिए। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, या जो फ्रेगमेंट्स है उन पे हमारा प्रोब आके हाइब्रिडाइज करता है, वो भी चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। पर जिंक फिंगर एनालिसिस हमें नहीं चाहिए। तो 54 का हो गया डी।
यही था बच्चा आज का हमारा PYQ मॉलिक्यूलर बेसिस का। मॉलिक्यूलर बेसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए और हमने सारे के सारे 10 ईयर PYQ सॉल्व कर ली। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।